What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी बात बोली गई यार। एक मेल पढ़ रहा था अभी 2-3 दिन पहले, एक बच्चे का मेल आया तो उसके द्वारा बोला गया सर जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो गई है, समझ में नहीं आ रहा है जिंदगी में क्या करना है। और बड़ी लंबी लंबी चीजें लिख रखी थी, बहुत सारी। मैंने पढ़ा मेल पढ़ने के बाद में मैंने उसको रिप्लाई किया। मैंने कहा ये तो बताओ कि एज क्या है तुम्हारी। उसने बोला सर अभी 20 ईयर का हूँ। मैंने कहा अभी तो यूपीएससी देने के लायक भी एज नहीं हुई है तुम्हारी, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद भी हो गई इतने में। तो भाई साहब ऐसी भी चीजें हैं। तो यार कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि वो आपकी जिंदगी छोटी कर दे। आप लोग समस्या को ना हमेशा अंगूठे के नीचे रखो। आप लोग सर के ऊपर लेकर बैठ जाते हो, जरा सा कुछ हुआ नहीं बट टेंशन में आके बैठ गए। टेंशन से किसी प्रॉब्लम का ना तो सॉल्यूशन आज तक हुआ है और ना ही सॉल्यूशन होने वाला है। हमेशा आप लोग अगर प्रॉब्लम को देखते ये सोचोगे कि यार इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो जिंदगी में आप लोग कभी भी किसी भी टेंशन में नहीं आओगे और आसानी से आप लोग सब चीजों को हैंडल करना भी सीख जाओगे। क्योंकि अगर आप लोग ये सोच लीजिए कोई प्रॉब्लम आई, आखिर मैक्सिमम इससे क्या हो सकता है जिंदगी में, अच्छा ये हो सकता है, तो फिर आप लोग उसको देखो इससे लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम पड़ सकती है और फिर उसको सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो। यानी कि उसका एक वो नहीं कहते कि पीक पॉइंट सोच लो एक बार दिमाग में कि मैक्सिमम प्रॉब्लम से क्या क्या आपकी लाइफ में और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम इससे हो सकती हैं, और फिर उसके हिसाब से आप लोग सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो। मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा कोई ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। ऐसे ही एक मेल पढ़ रहा था, एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर मेरा रूममेट है, उसकी वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मुझे लग रहा है मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे यार एक रूममेट है वो तुम्हारा, अरे रूम चेंज कर दो यार, कितना टाइम लगेगा, जैसे ज्यादा 1 दिन लगेगा, उसके ऊपर आप लोग जिंदगी बर्बाद करने बैठ गए। और चलो रूम भी चेंज नहीं करना आपको, यार जाकर किसी लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लो। उसमें क्या होगा, जरा सी देर में अपना शाम को बस सोना है और रूम पर, बाकी बैठकर अपनी लाइब्रेरी में काम करो, मतलब उससे भी जिंदगी बर्बाद होगी। तो यार ऐसी ऐसी चीजों से अगर जिंदगी बर्बाद होगी तो आगे चलकर कैसे काम चलेगा। तो थोड़ा सा इन चीजों को समझने की कोशिश करो। ये चीजें लाइफ का पार्ट है, इनको लाइफ के ऊपर हावी मत होने दो। इनसे लाइफ नहीं है कि हाँ बस यही लाइफ है, 2-4 चीजें होगी बस इन्हीं से जिंदगी बर्बाद होगी। तो लाइफ बहुत बड़ा एक ऐसा स्पेयर है जिसको आप लोग छोटी चीजों में काउंट नहीं कर सकते। ये तो डे बाय डे की चीज है, आज है कल नहीं रहेंगी। पता चला रूममेट छोड़ के चला गया, एग्जाम देने के बाद में पता चला जिंदगी में कभी मिलेगा भी नहीं, तो ये बड़ी प्रॉब्लम होगी आप लोगों की लाइफ में। तो चीजों को इग्नोर भी करना सीखो और कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना सीखो और उसका सोल्यूशन निकालना सीखो। यार दिक्कतों में मत घुसो, वरना कोई भी प्रॉब्लम जो है वो इतनी बड़ी आप लोगों को लगने स्टार्ट हो जाएगी कि आप लोग बोलेंगे सर इसने तो जिंदगी बर्बाद कर दी। अब आप लोगों के हाथ में है जिंदगी आबाद और बर्बाद, आप सोच लो आप लोग क्या करना है। और हाँ एक और छोटी सी बात यार, लाइफ ना बर्बाद ओनली एक चीज कर सकती है, और वो भी बर्बाद नहीं बोल सकते उसको भी, एक करियर तो आप लोग बोल सकते हैं जो बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। अगर करियर आप लोगों के हाथ में है तो जिंदगी में कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो आप लोगों की लाइफ बर्बाद करके चली जाएगी। करियर को अपने हाथ में एक बार पकड़ लो, फिर सारी चीजें आप लोगों के हिसाब से चलती हुई नजर आएंगी, आप लोग इसको समझ भी पाओगे लाइफ में। ठीक है, तो ये है 2 वीडियो जो डेली आप लोगों को देखने को मिलती है। करंट अफेयर आप लोगों के कब्जे में आ जाएगा बिल्कुल मुट्ठी में, अगर ये 2 वीडियो आप लोग रेगुलरली देखते हैं तो। अब आप लोगों के सामने क्विज आने वाला है, तो टकटकी लगाकर ये लेक्चर आप लोगों को देखना है, ताकि वीडियो के एंड में जब आप लोगों से फिर से मैं क्विज पूछूं तो आप लोग उसका आंसर दे सके। और वीडियो के एंड में जो लास्ट डे वाला क्विज होता है ना, उसका जरूर एक बार रिवीजन किया करो, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि कम से कम 24 घंटे के अंदर अगर आप लोग दूसरा रिवीजन उसको कर देते हैं, पढ़ने के बाद में रिवीजन कर देते हैं, तो फिर वो आप लोग मैक्सिमम उसका कंटेंट जो है वो याद रख पाओगे। वरना भूल जाओगे सारा और फिर बोलोगे यार पढ़ा सा लग रहा है, पढ़ा तो था पर याद नहीं आ रहा है। तो वही चीजें हैं कि हाथ तो लगा पर मुंह ना आया, तो इन चीजों से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखो, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो रिवीजन करते रहो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में। अगर रेगुलर आप लोग लेक्चर देखते हैं तो बहुत बार डिस्कस किया इसके बारे में मैंने। तो ये 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम आप लोगों को बतानी है कि इसकी थीम क्या है, ठीक है। अगर आगे बात करते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर नॉमिनेशन प्रोसीजर के बारे में। अभी रिसेंटली योगा जो अवार्ड है, प्राइम मिनिस्टर योगा अवार्ड हमारी कंट्री में दिए जाने हैं, तो इसके लिए नॉमिनेशन स्टार्ट हो गया है। तो ये नॉमिनेशन जो स्टार्ट हुआ है ये 30 मार्च से स्टार्ट हुआ है, और ये किसके द्वारा इनिशिएट किया गया है, इस मिनिस्ट्री का नाम आप लोगों को बताना है। तो इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप लोगों को लगता है योगा के फील्ड में आप लोगों ने बहुत बड़ी सिद्धि हासिल कर ली है और बाबा रामदेव से भी ज्यादा योगा गुरु आप लोग बन चुके हैं, तो आप लोग भी अपना नाम जो है यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, एक नया कैरियर, जिसको लग रहा है उसकी जिंदगी बर्बाद होगी तो यहाँ पे भी कैरियर बनाने का मौका है। आगे चलते हैं। इंडियन आर्मी के द्वारा अभी क्लोज डाउन कर दी गई उसकी जो मिलिट्री फार्म फैसिलिटी थी। आप लोगों को ये बताना है कि ये जब स्टार्ट की गई थी 1889 में, तो ये कहां पर स्टार्ट की गई थी फर्स्ट टाइम, इसका नाम आप लोग बताइए। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, यह इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। वो नहीं होता कि इमरजेंसी में क्रेडिट दे देना अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो हमारी कंट्री में मई 2020 में स्टार्ट की गई। अगर मई 2020 सुना आप लोगों ने तो तुरंत आप लोगों के कान खड़े हो जाने चाहिए यार, उस टाइम पर तो लॉकडाउन चल रहा था। अब लॉकडाउन जब चल रहा है उस टाइम पर ऐसी स्कीम लाई जा रही है, तो इसका मतलब बहुत सारी दिक्कत थी देश में, तो उस टाइम पर ये सबको क्रेडिट की जरूरत थी, लोन की जरूरत थी, तो उस टाइम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये स्कीम लेकर आएगी, ठीक है। तो इसमें ये जो स्कीम है इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है
कि ये जो स्कीम है यहाँ पर, इसका जो बेसिकली जो सेंटर के द्वारा जो पैकेज दिया गया, ये पर्टिकुलर एक पैकेज के तहत यहाँ पर ये स्कीम लॉन्च की गई थी कोविड-19 क्राइसिस में। और वो पैकेज जो है वो इतना फेमस है कि उनको कई सारे डिक्शनरी में भी अपने अंदर इंक्लूड किया है, उसका नाम जो है, ठीक है। तो इसका नाम आप लोगों को बताना है। आगे बात करते हैं वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम। यहाँ पर हमारी कंट्री की एक पर्सनैलिटी जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगी। पार्टिसिपेट बोले तो मतलब रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या है, सीधा सीधा यार पर्सन स्पेसिफिक न्यूज में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि उस पर्सनैलिटी का नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो उस पर्सनैलिटी का नाम आप लोग बताएगी कौन हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, ये थीम भी आप लोगों को इसकी बतानी है, क्योंकि कल्चर की बात की जा रही है वो भी सिटीज के अंदर। तो सिटीज जो है वो पावर हब बोल सकते हैं आप लोग किसी भी कंट्री में जो जीडीपी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, तो उनकी कल्चर के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। तो थीम बताइए यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है वर्ल्ड बिगेस्ट अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप। इसका जो नाम रखा गया है ये बैकल GVD इसका नाम रखा गया है। आप लोगों को ये बताना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है GVD की, और किस कंट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। दो क्वेश्चन है। बैकल GVD जो है यहाँ पर ये बात की जा रही है, ये एक पर्टिकुलर लेक है, तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये वर्ल्ड में ये डीपेस्ट लेक है जो साइबेरिया वाले रीजन में पड़ती है। तो अगर आप लोगों के अंदर जरा सी भी कॉमन सेंस है तो मैंने यहाँ पर दोनों क्वेश्चन के अंदर ही आप लोगों को आंसर दे दिए हैं। अब देखता हूं कौन कौन कॉमन सेंस का यूज करके यहाँ पर उनका आंसर देता है। देखिए यूपीएससी में इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को बताऊं, जब आप लोग पेपर खोलकर बैठेंगे ना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि कॉमन सेंस के ऊपर आप लोग उसमें बहुत सारे क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो ये जानना चाहता है कि कोई सिचुएशन आप लोगों के सामने आती है, आप लोग सोचते कैसे उसके बारे में। अगर आप लोग रियलिटी में उस सिचुएशन को पकड़ पाते हैं तो इसका मतलब है कि आप लोग एक पर्टिकुलर चीज आप लोगों के सामने आ रही है, उसके बारे में सोच रहे हैं, इसको कैसे सोल्यूशन निकाला जा सकता है। तो फिर से वही बात मैं बोल रहा हूं यहाँ पर जो स्टार्टिंग बोली थी कि सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड अगर रखोगे, बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोगों को एग्जाम के साथ साथ में रियल लाइफ में भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिलने में आप लोगों को नजर आने लगेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है 20 वीक की प्रेगनेंसी। अगर देखिए यहाँ पर देखिए दो टर्म यूज की जा रही हैं, दोनों टर्म के बारे में मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं यहाँ पर। तो दोनों टर्म के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार ये कई सारे आर्टिकल में भी यूज हो जाती है कि अगर यहाँ पर जो डिलीवरी है आफ्टर 20 वीक प्रेगनेंसी है, तो जो बेबी है वो पैदा होता है, उसकी अगर डेथ हो चुकी है तो तब वो पैदा होता है, तो इसको एक टर्म बोला जाता है। और या फिर यहाँ पर इससे पहले यानी कि 20 वीक से पहले अगर यहाँ पर जो प्रेगनेंसी की वजह से यहाँ पर जो लॉस हो जाती है, बेबी की डेथ हो जाती है, 20 वीक लगभग नहीं 5 महीने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर इन दोनों टर्म यूज की गई है, पहले वाली और बाद वाली। इन टर्म का नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है, तो बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम पहले भी, फिर से न्यूज में जानेंगे इस स्कीम के बारे में। पीएम कुसुम, ठीक है, कुसुम सुमन आप लोगों ने सुना होगा, हमारी कंट्री में लड़कियों के नाम भी होते हैं। तो यहां पर जो कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, ये स्कीम प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा लॉन्च की गई थी। बेसिकली बताना कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है यार, बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, जब आर्टिकल डिस्कस करूंगा तो बहुत सारी ऐसी चीजें जानने को मिलेगी जो कि आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी, सोचने का प्रोसीजर जो है आप लोगों का अच्छा करेगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डे के बारे में। इंपोर्टेंट है तो इंपोर्टेंट बोला भी है, क्यों है इंपोर्टेंट समझ लेते हैं। बात की जा रही है वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में। कोविड-19 का ईयर रहा 2020 और 21 में भी उसकी छाप देखने को मिल रही है, क्योंकि 21 में भी उसकी वो नहीं कहते कि ताकतवर नया वर्जन निकल कर आ रहा है उसका। तो 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया था और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहां पर इन सब चीजों को देखती है, कोई महामारी है तो इसकी एनिवर्सरी है। बेसिकली जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो फाउंड की गई थी 1948 में, जो ये डे है उसी से रिलेटेड है। आप लोगों को याद होगा अगर आप लोग साथ में कनेक्ट है लंबे समय से, ये कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और ये पब्लिक हेल्थ के बारे में बात करती है इंटरनेशनल लेवल पर। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप जो है उसका पार्ट है ये, जनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये वाली है, 6 जो इसके सेमी ऑटोनोमस रीजन है, यानी कि एक तो नॉर्मल आप लोगों को देखने को मिलेगा जो यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है जनेवा के अंदर, इसके अलावा 6 और आप लोगों को इसके रीजनल आप लोगों को ऑफिस देखने को मिलेंगे। अफ्रीका के अंदर कोंगो के अंदर है, यहाँ पर यूरोप के अंदर ये डेनमार्क के अंदर है, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर इंडिया के अंदर है दिल्ली के अंदर, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के अंदर कायरो इजिप्ट के अंदर है, वेस्टर्न पैसिफिक में ये फिलीपीन के अंदर है, और अमेरिका में तो यहाँ पर हो गया ये यूएसए के अंदर यानी कि वॉशिंगटन डीसी के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर जनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा जो मेन हेडक्वार्टर है। यहाँ पर देख सकते हैं ये वर्ल्ड जो ये स्टैब्लिश किया गया था WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल को स्टैब्लिश किया गया था 1948 में। इसी के बेस पर हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे भी सेलिब्रेट करते हैं। इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ पर, जो वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो नॉर्मल सी बात है यार, यही काम करेगा तो कॉमन सेंस है यहाँ पर, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब क्या बच गया, थीम बच गई। थीम जरूर याद रखना इसकी। यहाँ पर बात की जा रही है बिल्डिंग ए फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर जो हेल्थ के मामले में किस तरीके से हम लोग
लोग चीजों को आगे लेकर चल सकते हैं, उसका बेसिकली फंड है। देखिए कई सारे जो लोग हैं ना आज के डेट में आप लोगों को ये देखने को मिलेंगे कि पैसे की वजह से भी हेल्थ की बहुत बुरी कंडीशन रहती है। मैक्सिमम इसके बारे में आर्टिकल भी डिस्कस करूंगा। बहुत सारी वुमेन अभी यहाँ पर ऐसी जो प्रेग्नेंट वुमेन उनकी डेथ हो रही है उन कंट्री में, और खासकर उन लोगों में जिनके पास में फाइनेंशियल रिसोर्सेज अच्छे नहीं है। देखिए जिसके पास में पैसा है अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएगा, अच्छे से सारी चीजों का इलाज कराएगा, पर लेकिन कई सारी कंट्री में खाने के लिए तक रोटी नहीं मिल पाती है। कई बार आप लोगों को मैंने एक बार बताया था, एक अफ्रीका के अंदर कंट्री ऐसी है जहां मिट्टी की रोटियां बनाकर भी लोग खा रहे हैं, तो समझिए वहां पर कंडीशन कैसी होगी। तो इससे एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि अगर आप लोग एक ऐसे घर में पैदा हो रखे हैं जहां पर टाइम पर आप लोग खाना पीना और रोटी कपड़ा आप लोगों को मिल जा रही है, तो इसका मतलब आप लोगों को तो पेरेंट्स को हमेशा उन्हें कहते हैं कि पैर धोकर पीने चाहिए अपने माता पिता के, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर खाना भी नहीं मिलता आता है, सुबह शाम वहां पर मजदूरी करनी पड़ती है, तब जाकर एक टाइम की रोटी मिल पाती है। तो माँ बाप आप लोग को जितना दे रहे हैं वो हमेशा कोशिश यही करते हैं कि अपना जितना है उससे ज्यादा ही बच्चों को दिया जाए, तो कभी भी उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क मत लगाना। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट न्यूज है, पहले एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं जल्दी जल्दी। हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री है अब किसके अंडर में है ये, तो निर्मला सीतारमण जी के अंडर में है। इनके द्वारा भी फॉरेन जो ट्रेड पॉलिसी है उसको अभी यहां पर एक्सटेंड कर दिया गया है। देखिए 1 अप्रैल को लॉन्च की गई थी, 1 अप्रैल 2015 में, तो 2020 तक का 5 साल हुए, फिर एक्सटेंड किया गया इसको कुछ साल के लिए, यानी कि 1 साल के लिए 31 मार्च 2021 तक। अब फिर से इसको एक्सटेंड कर दिया गया, अगेन अनदर 6 मंथ का एक्सटेंशन दे दिया गया, ये 30 सितंबर 2021 के लिए, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर ये स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट दिया जाता है ताकि इसका फायदा पहुंचाया जा सके। तो एक तरीके से देखिए होता क्या है, एक तरीके से बेनिफिट हो जाता है अगर वेरियस जो एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है उसमें फायदा देखने को मिलता है। वो ये ना बेसिकली कोई स्कीम चला रखी है तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, यानी कि कैसे फॉरेन के साथ में ट्रेड कर सकते हैं। नॉर्मली तो एक्सपोर्ट के बारे में बात की जाती है, और टर्म भी आप लोग यहां पर याद रखिएगा, ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट, ये 2 टर्म याद रखिएगा। जो नया कोई भी करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट करता है उनको ये टर्म बड़ी टफ लगती है। ट्रेड सरप्लस का मतलब क्या है, सीधी बात है, कमाई ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब है कि एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और इंपोर्ट यानी कि कम खर्च कर रहे हैं, यानी कि खरीद कर कम ला रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट का मतलब कम, यानी कि इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो सीधा माइंड में क्लैरिटी आ जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये है वो न्यूज जिसके बारे में ना आप लोगों से बात की थी कि योगा के गुरु अगर आप लोग बन चुके हैं तो आप लोग अवार्ड ले सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर योगा अवार्ड। हमारी कंट्री में इसके लिए नॉमिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये नॉमिनेशन जो हुआ यहाँ पर ये 30 मार्च से स्टार्ट हुआ है और 30 अप्रैल तक चलने वाला है, यानी कि पूरा 1 महीने तक यहाँ पर ओपन फॉर्म है, तो आप लोग इसको भर सकते हैं। जैसे यूपीएससी का फॉर्म भरा, इसका भी फॉर्म भर सकते हैं आप लोग अवार्ड के लिए, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा यहाँ पर ये जो अवार्ड इनिशिएट किया जाता है, बेसिक पर्पज क्या है, अगर कोई ऐसा अवार्ड दिया जाता है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब तो ये है ना कि इसके बारे में लोग बात करें, इसके बारे में डिस्कस करें कि हाँ यार ये चीज ऐसी है, तो उसको और ज्यादा अप्रिशिएट करने के लिए और अच्छे लेवल पर चीजों को बढ़ाने के लिए ये कोशिश की जाती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को सैल्यूट करने लायक ये चीज है जो इनके द्वारा स्टार्ट की गई थी इंटरनेशनल योगा डे 2016 में, ठीक है। तो ये एक तरीके से जो योगा है उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश की गई, तो इसी के चलते अवार्ड भी दिए जाते हैं। इन्हीं के नाम पर अवार्ड रखा गया प्राइम मिनिस्टर जो योगा अवार्ड है यहाँ पर, ये इंडिविजुअल को भी दिया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है उसको दे दिया, या फिर कोई कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एनजीओ है उसको दे दिया, जिसने इंपैक्ट डाला है सोसाइटी के ऊपर किसी भी तरीके से। या तो उसने क्या किया, प्रमोशन के फील्ड में, डेवलपमेंट के फील्ड में कोई इस तरीके से योगा को प्रमोट किया है, या फिर योगा के फील्ड में कुछ और नया डेवलपमेंट किया है। तो अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी काम किया है या लंबे समय तक आप लोगों ने सोसाइटी में योगा को आगे ले जाने की भी कोशिश की है, कोई ऐसा डेवलपमेंट आप लोगों ने कर दिया है, तो ये फॉर्म जरूर भरना मत भूलना, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो बात की जा रही है अटल जो यहां पर बेसिकली अटल इनोवेशन मिशन, जिसको आप लोग एम बोलते हैं। तो एम नीति आयोग जो यहां पर इसके द्वारा यहां पर एम प्राइम लॉन्च किया गया है। एम प्राइम के यहां पर ये है बेसिकली प्रोग्राम फॉर रिसर्चर ऑन इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए मार्केट में अगर आप लोग रेडी रहेंगे तभी चीजें आप लोग कर पाएंगे ढंग से, अगर आप लोग इनोवेट करेंगे तभी आप लोग सस्टेन कर पाएंगे। और यही एक क्वालिटी होती है एक एंटरप्रेन्योर की, यानी कि जो एक बिजनेसमैन होता है, यानी कि आप लोगों को बिल्कुल मूव फॉरवर्ड करना है, फटाफट चीजों को सीखना है, इंप्रूव करना है, इनोवेट करना है और आगे बढ़ना है। तो उसी को और प्रमोट किया जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। जिस कंट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट शानदार है उस कंट्री की कंपनी के सामने कोई कंट्री नहीं टेक पाती है। जैसे एप्पल के फील्ड में आप लोग ले लीजिए, जो फोन एप्पल का, इसमें नए नए डेवलपमेंट आते हैं, जब कोई फोन वाले सोचते भी नहीं है, कंपनी वाले ये उस टाइम पर ऐसे ऐसे डेवलपमेंट कर देते हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ह्यूज खर्चा इनके द्वारा किया जाता है। जापानीज प्रोडक्ट देख लो, उठाकर देख लो, कोई क्वालिटी में कोई मार नहीं दे सकता उनको। तो बहुत शानदार तरीके से डेवलपमेंट के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा करते हैं। तो हमारी कंट्री में ये प्रवृत्ति थी नहीं अब तक। हम लोग क्या करते थे, किसी ने बना लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया और स्टार्ट कर लिया। लेकिन अब हम खुद अपनी कंट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका जो एम का यानी कि अटल इनोवेशन जो मिशन जो एम है, इसमें यार ये दो इंसान है ना, ये सैल्यूट करने लायक है, बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स। ये इतने शानदार तरीके से अगर कोई भी ऐसा प्रोग्राम चल रहा है, खासकर सोसाइटी
सोसाइटी में वेलफेयर की कोई स्कीम चल रही है, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं उसमें। तो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है यहाँ पर इनके नाम पर, जो कि इसको प्रोग्राम को सपोर्ट कर रही है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के फील्ड में यहाँ पर खासकर अर्ली स्टेज पे, उन्हें कहते हैं कि जब बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है उस टाइम पर उसको थोड़ा सा पुश कर दो तो फिर वो समझने लगेगा और काम स्टार्ट कर देगा। सानिया मिर्जा के बारे में देख लो, अगर आप लोग उसके बारे में हिस्ट्री उठाकर थोड़ी सी पढ़ोगे तो वो लड़की जो है बेसिकली उनकी जो मदर है उनके द्वारा उनको पाथ पर डाला गया और आज के डेट में आप लोग देख लीजिए कहां पर है वो। तो माता पिता का बहुत बड़ा रोल होता है स्टार्टिंग में बच्चे को पुश देना कि उसको सही डायरेक्शन में लगा दें। तो इसी तरीके से अगर कोई नया नया स्टार्टअप स्टार्ट हुआ है तो अगर उसको सही डायरेक्शन में सही टेक्नोलॉजी दे दी जाए और उसको थोड़ा सा पुश दे दिया जाए, यानी कि थोड़ा सा उसको फाइनेंशियली भी उसको हेल्प कर दिया जाए, तो सही डायरेक्शन में चीजें बढ़ जाएंगी। तो स्टार्टअप हो गया, साइंटिस्ट हो गया, इंजीनियर हो गया, या फिर जो क्लिनिकल की बात करें इस तरीके से, तो ये सारी चीजें हम लोग एक सही डायरेक्शन में लेकर चल सकते हैं और अपनी कंट्री में इसका एक माहौल भी बनेगा। ठीक है, तो कोई सीईओ हो गया, सीनियर मैनेजर हो गया, तो उसके चलते जो अटल इनोवेशन जो यहाँ पर मिशन है तो फंड किया जा सकते हैं यहाँ पर, जिसके चलते कई तरीके की ऐसी चीजें हम लोग डेवलप कर सकते हैं अपनी कंट्री में। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा जो भी राम कहानी मैंने इसके पीछे सुनाई सारी। आगे बढ़ता हूं। ये काफी इंपॉर्टेंट एक न्यूज बन सकती है अगर डिफेंस के एग्जाम की आप लोग तैयारी करें। बात की जा रही है यहां पर, ये अभी हमारी कंट्री में डाउन कर दी गई है, इनके रोक दी गई है, यहाँ पर क्लोज कर दी गई है जो मिलिट्री फार्म का मतलब सीधा समझ सकते हैं आप, जो दूध घी दही वगैरह, मतलब एक तरीके से जहां से दूध वगैरह निकाल कर लेकर आते हैं। तो क्या आर्मी भी ऐसे काम किया करती थी? जी हाँ, बिल्कुल किया करती थी। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर मान लीजिए कोई सप्लाई नहीं कर रहा है, जवान पता नहीं कहां कैसी कैसी क्रिटिकल कंडीशन में, दूध कहां से जाएगा वहां पर। तो अब तो खैर आ गए बहुत सारे, जैसे मदर डेयरी आ गया और ये अमूल वमूल पता नहीं पराग वराग कितने सारे आज के टाइम में ब्रांडेड आ गए हैं, पर लेकिन कई सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर ये चीजें अवेलेबल नहीं हो पाती थी। ठीक है, तो अब यहां पर आर्मी तो इन चीजों को करने के लिए पहले तो उनको एक तरीके से ये अपना फोकस डालना पड़ता था, पर लेकिन अब मार्केट में अवेलेबल है तो अब हो सकती हैं चीजें, तो आर्मी को इसके ऊपर फोकस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट बात। तो काओ का जो हाइजेनिक जो मिल्क है वो इनके द्वारा सप्लाई किया जाता था और ये स्टार्ट किया गया था ब्रिटिश इंडिया में अंग्रेजों के द्वारा। तो अंग्रेजों के जमाने का जेलर था ये, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, किसके साथ मिलकर? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ मिलकर ये आगे चीजें लेकर चलते। इसी के साथ में स्टेब्लिश किया गया था प्रोजेक्ट यहाँ पर ये फ्रेश वाल। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट भी था जिसके चलते यहाँ पर ये क्रॉस ब्रीडिंग भी कराया करते थे ताकि जो क्वालिटी है उसकी मेंटेन रखी जा सके। फास्ट जो टाइम यहाँ पर ये जो चीजें आप लोगों को देखने को मिली थी, ये 80-89 में इलाहाबाद में स्टार्ट की गई थी और लगभग 132 साल के बाद में यहाँ पर इसको बंद कर दिया गया। बोला कि और भी बहुत काम है, उन पर फोकस कर लेते हैं, इन चीजों से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है, तो ये है यहाँ पर इसके बारे में बात। आई होप की क्लैरिटी हो गई होगी माइंड में। आगे बढ़ते हैं, तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहाँ पर बात की जा रही है इंडिया एंड ऑयल इंपोर्ट के बारे में। देखिए हमारी कंट्री ना लगभग 85% जो चीजें हैं वो बाहर से इंपोर्ट करके आती है, यानी कि खरीदती है। खासकर अगर बात करें ऑयल के फील्ड में, यानी कि क्रूड ऑयल, यानी कि कच्चा तेल खरीद कर लेकर आते हैं, फिर उसमें से डीजल पेट्रोल मिट्टी का तेल जो दुनियादारी निकालते हैं, तो कच्चा तेल खरीद कर लेकर आते हैं लगभग 85% बाहर से हम लोग। तो ये जो हम लोग तेल खरीद कर लेकर आ रहे हैं, इसी के चलते जो न्यूज है उसके बारे में बात की जा रही है कि सऊदी अरेबिया को हम लोगों ने बोला कि भाई साहब देखो यार, कोविड-19 के चलते दुनियादारी खराब हो गई है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है और गवर्नमेंट की भी अर्निंग नहीं है, टैक्स नहीं मिले है, जीएसटी बहुत कम हो गया था उस टाइम पर। तो बोला कि यार थोड़ा सा ऑयल का जो प्राइस है वो थोड़ा डाउन कर दो। डाउन कैसे होगा? कि अपना प्रोडक्शन बढ़ा दो। पर इन्होंने क्या किया, उसका उल्टा काम कर दिया, मतलब प्रोडक्शन कम कर दिया, जिसकी वजह से प्राइस और ज्यादा बढ़ गया। तो इंडिया मैक्सिमम खरीद रहे हैं यहाँ से, ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर जितनी भी कंट्री सबसे ज्यादा तेल खरीद रही है, तीसरे नंबर पर हमें चाइना और यूएसए के बाद में अगर आप लोग इसको देखेगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग इसको देखें तो आप लोग यहां पर समझ पाएंगे। एक मिनट पहले आप लोग यहां पर ये वाला मैप देखिए, तो यहां पर ये वाला जो एरिया है यहां से मैक्सिमम हम लोग यहां से जो है ऑयल इंपोर्ट करने की हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम जो ऑयल है हम लोग यहां से खरीद कर लेकर आते हैं। तो ये जो इसमें से भी खरीद कर लेकर आते हैं, तो यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो कि आप लोगों ने सुना भी होगा, पहले आप लोगों को बताया भी है मैंने, जिसको बोलते हैं ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो इसके अंदर जो कंट्री आती हैं अगर उनके बारे में हम लोग बात करें तो टोटल ये मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे लगभग 13, यानी कि 13 के करीब मेंबर हैं। तो ये ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है, यानी कि जो ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं, जो बेचती हैं, वो कंट्री है, ये वो देश हैं, जिसमें से इराक हो गया, ईरान हो गया, कुवैत हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, लीबिया। तो मतलब ये 13 कंट्री है टोटल मिलाकर। तो ये 13 कंट्री अगर मान लीजिए इनको चाहिए कि ऑयल का प्राइस मार्केट में ज्यादा रहे, तो क्या करेंगे? तो प्रोडक्शन कम कर देंगे, यानी कि तेल बनाना कम कर देंगे। तो जब मार्केट में कम अवेलेबल होगा तेल, तो लोग के पास में, लोगों की इच्छा है खरीदने की, पर लेकिन है नहीं, तो जिसके पास में भी है वो उसको ज्यादा प्राइस पर बेचेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि तेल का प्राइस बढ़ जाएगा। पर लेकिन अगर ये प्रोडक्शन बढ़ा दें, यानी कि तेल को सप्लाई मार्केट में बढ़ा दें,
तो अवेलेबल ज्यादा हो जाएगा, पता चला हर ठेली पे यहाँ पर बैरल बेच रहे हैं धर धर कर, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्राइस काफी डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इंडिया ने ये बोला था कि यार देखो कंडीशन काफी खराब चल रही है, थोड़ा सा आप लोग इसको कम कर दो, पर इन्होंने अपोजिट काम कर दिया। तो इंडिया ने बोला यार ऐसे तो सुधरेगा नहीं है। तो इंडिया की जो कंपनी है जैसे आईओसी हो गया, बीपीसीएल हो गया, एचपीसीएल हो गया, ये वो बड़ी बड़ी कंपनी है जो कि रिफाइन करती है चीजों को। तो इनके द्वारा बोला गया कि यार जो सप्लाई करता है ना हम लोग को तेल वगैरह, उसका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढो। ये अकेला सऊदी अरेबिया की इस पर्टिकुलर जो ओपेक कंट्री इनके ऊपर डिपेंडेंसी रखकर काम नहीं चलने वाला है। तो उसके चलते जो चीजें हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर समझने की कोशिश करी। तो उसी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो इसको अगर आप लोग इस तरीके से देखिएगा तो आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आखिर सिचुएशन क्या चल रही है। तो जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है यहाँ पर, ये जैसे सऊदी अरेबिया हो गया या फिर ये दूसरी कंट्री होगी, इनके बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पर ये कंट्री क्या कर रही है, इनके साथ में हमारे एग्रीमेंट होते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट कैसे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्रीमेंट साइन कर लिया कि इतना तेल आप लोगों को खरीदना है। ठीक है, पहले से एग्रीमेंट साइन कर लिया जाता है कि इतना तेल आप लोगों को खरीदना है, लगभग 1.5 महीना पहले वो एग्रीमेंट साइन कर लिया आप लोगों ने कि इतना तेल आप लोग बेचोगे, कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप लोग जो है वो आप लोगों को लेना ही लेना पड़ेगा। अब प्राइस क्या होगा, प्राइस फिक्स नहीं है। प्राइस इंटरनेशनल में मार्केट में तेल की अवेलेबिलिटी के ऊपर नीचे हो सकता है, पर लेकिन अगर आप लोगों ने बोल दिया कि 500 लीटर हम लोग को यार खरीदना ही खरीदना है, तो वो खरीदेंगे। मान लीजिए पहले था ये यहाँ पर 10 रुपए लीटर, अब बेचना स्टार्ट कर दिया 100 रुपए लीटर, तो कॉन्ट्रैक्ट है कि आप लोग खरीदेंगे। ऐसा नहीं है कि अब आप लोग कॉन्ट्रैक्ट से मुंह कर जाएंगे, क्योंकि मार्केट में जो प्राइस रहेगा वो तो यार सब जगह एक जैसा रहने वाला है, तो वो तो यहाँ पर घटता बढ़ता रहेगा, उसको ध्यान में रखकर आप लोगों को ये काम नहीं करना है। तो इस तरीके से समझिए आप लोग। ठीक है, तो इनके द्वारा जो बोला जा रहा है आज के डेट में अगर बात करें, जो वर्ल्ड में अगर अपने कंट्री की अगर बात करें हम लोग 2/3 जो हम परचेज करते हैं यहाँ पर, ये फिक्स्ड एनुअल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम लोग यहाँ पर परचेज करते हैं। एनुअल कॉन्ट्रैक्ट, एक बार साल में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो फिर हम लोग को खरीदना ही खरीदना है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट जो यहाँ पर एक तरीके से एश्योर्ड करता है कि सप्लाई मिल सकेगी हम लोग को। ठीक है, तो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्वांटिटी के बेस पर होता है। मान लीजिए हम लोगों ने बोला ना 500 लीटर हम लोग खरीदना है, तो 500 लीटर खरीदना ही खरीदना है। पर लेकिन प्राइसिंग के मामले में यहाँ पर ये फ्लेक्सिबल रहता है। प्राइसिंग मतलब अगर मार्केट में अवेलेबिलिटी कम हो गई तो फिर प्राइस बढ़ जाएगा इसका। तो इस तरीके से जो सप्लायर के फेवर में रहती है प्राइसिंग, यानी कि 500 लीटर अगर उस टाइम पर 10 रुपए लीटर का मिल रहा था तो खरीदना है, 100 का मिल रहा था तो खरीदना है, पर खरीदना है हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया एक बार। तो जो बायर है उसको दिक्कत हो जाती है यहाँ पर, उसको तो लगभग 6 वीक पहले यानी कि 1.5 महीने पहले एडवांस में बताना पड़ता है, और उस टाइम पर पता चला आगे चलकर प्राइस बढ़ गए तो हम लोग को तो नुकसान हो जाता है। तो इसकी वजह से हम लोग को दिक्कत देखनी पड़ती है। पर जो प्रोड्यूसर है यानी कि जो प्रोड्यूस करने वाला है वो यहाँ पर एवरेज ऑफिशियल प्राइस अपना अनाउंस करता है, तो उसके बेस पर यहाँ पर ये बेचता है। तो अगर कल को दिक्कत हो रही है तो किसको होगी, तो खरीदने वाले को होगी, क्योंकि खरीदने वाले ने तो फिक्स कर लिया। अब सप्लाई करने वाले को तो अगर प्राइस बढ़ रहा है तो फायदा ही फायदा होने वाला है, क्योंकि सामने वाला तो इतना खरीदेगा ही खरीदेगा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट की जो बेसिकली क्वांटिटी जो फिक्स कर दी जाती है, तो इसके चलते ऑप्शन नहीं रहता है कि आप लोग उसको रिड्यूस कर सकें। तो सऊदी अरेबिया और जो अदर प्रोड्यूसर है यहाँ पर उनके पास में तो उसके पास में तो ऑप्शन है एक तरीके से, पर हमारे पास में ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में बंद गए यहाँ पर। तो इसके चलते अगर आप लोग देखेगा जो कई बार यहाँ पर जो प्रोडक्शन कम कर देते हैं तो प्राइस बूस्ट हो जाता है, जिससे दिक्कत देखने को मिलती है। तो इसके सॉल्यूशन भी बताए जाते हैं। सॉल्यूशन क्या है कि आप लोग जो प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर काम करो। ठीक है, इसी के साथ में जो क्या करना है, जिस तरीके से मान लीजिए आप लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पर एक तरीके से उसी तरीके से आप लोग यहाँ पर क्वांटिटी में भी फ्लेक्सिबिलिटी रखो। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो प्राइस बढ़ने चाहिए, अगर घट रहे हैं तो घटने चाहिए। क्वांटिटी भी आप लोग अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ गए तो क्वांटिटी फ्लेक्सिबल कर सकते हैं आप लोग। प्राइस बढ़ गए, पहले 500 लीटर खरीद रहे थे, अब प्राइस बढ़ गए, भाई साहब हम लोग तो 250 लीटर ही खरीदेंगे, हम लोग नहीं खरीदते हैं, तो उसके ऊपर आप लोग कर सकते हैं काम। ठीक है, इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, उसको बोला जाता है स्पॉट और करंट मार्केट। यानी कि देखिए अगर मान लीजिए हम लोग 1.5 महीने पहले फिक्स कर रहे हैं चीजों को, या साल भर का फिक्स कर लिया, उसमें से बाहर निकल जाइए। आप लोग बोलो कि भाई साहब मार्केट में जिस दिन जो प्राइस होगा ना उसी पे आकर खरीदूंगा और उतना ही पैसा दूंगा, तुझे टेंशन मत लो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, सामने वाला भी औकात में रहेगा कि यार हो सकता है कि कल को तेरे से ना खरीदे, किसी और से खरीद रहे, पर लेकिन उससे पहले हम लोग को अपने जो रिजर्व है वो भी फिक्स करने पड़ेंगे। पता चला कल को इसने बंद कर दिया कि हम लोग तुझे सप्लाई नहीं करेंगे, तो इस तरीके से दिक्कत बन सकती है। तो एक बैलेंस बनाकर हम लोग को चलना पड़ेगा, क्योंकि पूरी कंट्री में दिक्कत आ सकती है। तो बाई करने वाला ये तरीके से स्पॉट जो मार्केट प्राइस है उसके बेस पर हम लोग इंश्योर करें, तो अगर कल को अगर हम लोग प्राइस बढ़ रहा है तो अपनी क्वांटिटी डिक्रीज कर सकते हैं। हो सकता है कि ये सऊदी अरेबिया वाले ओपेक कंट्री वाले महंगा बेच रहे हैं, यार हम तो इनसे नहीं खरीदेंगे, हम तो यहां से लैटिन अमेरिका से खरीद लेंगे जाकर, या फिर अफ्रीकन कंट्री से खरीद लेंगे। हो सकता है वहां पर कोई प्राइस डाउन दे रहा हो, जैसे कि अगर अमेरिका से आज के डेट में सामान खरीदो तो महंगा मिल रहा है, वही तेल अगर ईरान से खरीद लो तो सस्ता मिल रहा है। तो इस तरीके से ऑल्टरनेटिव होने चाहिए। ठीक है, यानी कि ये नहीं कि बस एक ही दुकान पर जा रहे हैं, दुकान वाले का सर चढ़ जाएगा कि भाई साहब ये तो मेरी दुकान पर आ रहा है, मुंह मांगे जो भी मांगेगा वही देना पड़ेगा, पता चला मोहल्ले में अकेला ही है, तो अलग अलग लोगों से खरीदो।
तो इंडिया जो है ये बात की जा रही है थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, क्योंकि सबसे ज्यादा चाइना के बाद में हमारी पॉपुलेशन है। इसके चलते सबसे ज्यादा तो चाइना खरीदा है, दूसरे नंबर पर यूएसए और तीसरे नंबर पर इंडिया खरीद रहा है तेल। 85% जो है हम लोग इंपोर्ट करते हैं, यानी कि 15% ही हमारी कंट्री में हम लोग खुद से निकालते हैं। तो ग्लोबल सप्लाई में जो प्राइस 100 का अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो हमारी कंट्री खस्ता हालत हो जाती है। वैसे ही डॉलर की वैल्यू जो है वो 70 के ऊपर चल रही है, तो उससे और नुकसान हम लोग को देखने को मिलता है। तो मिडिल ईस्ट जो है अगर उसमें बात करें तो 60% जो ऑफ ऑयल है हमारा सारा जो टोटल ऑयल है वो हम लोग मिडिल ईस्ट से लेकर आते हैं। लैटिन अमेरिका जो अफ्रीका वाला रीजन है यहाँ पर ये बिग सप्लायर है, इनको भी हम लोग यूज कर सकते हैं आज के डेट में। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, इनको मारो बोले इनसे सप्लाई करना स्टार्ट कर दो, इनसे खरीदना स्टार्ट कर दो, तो कम से कम उनका भी जो सर चढ़ा हुआ है इतना वो नीचे पड़ेंगे थोड़े आगे। इसी के साथ में अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पर अगर यूएसए के बाद में अगर बात करें, यूएसए हो गया ठीक है, नया सोर्स हो गया गुयाना हो गया यहाँ पर, तो जहां पर इंडिया के डायस्पोरा भी काफी ज्यादा है, तो यहां से भी आप लोग काम कर सकते हैं। तो एक तरीके से हम लोग दूसरे एरिया खोजने चाहिए हम लोग को। तो मिडिल ईस्ट के ऊपर सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट न रहकर, यानी कि इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर डिपेंडेंट न रहकर दूसरे के रीजन के बारे में बात कर सकते हैं। और इनको नुकसान कितना बड़ा होगा, वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा तेल खरीद रहे हैं हम लोग, तो इनको वैसे ही नुकसान हो रहा है। जब हम लोग कहीं और से खरीदने स्टार्ट करेंगे तो इनकी अकल थोड़ी और ठिकाना आएगी। तो ऐसा आप लोग देख सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना हम ही को नुकसान हो रहा है, नुकसान तो इनको भी होगा। खरीदना बंद कर देंगे तो हम लोग को ये चीजें समझनी पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टेट न्यूज है काफी प्यारी, यहां पर जो बात की जा रही है वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम के बारे में बात की जा रही है। क्या बात की जा रही है, हमारी कंट्री जो दिल्ली है, सॉरी हमारी कंट्री जो इंडिया है उसमें दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल साहब, तो इंडिया को और दिल्ली यानी कि एक तरीके से हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम के अंदर में। ये जो एक तरीके की जो फोरम है ये बेसिकली जो सिटीज हैं आज के में, जो हर कंट्री के अंदर जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं उनकी कल्चर कैसी है उनके बारे में बात करते हैं। और हमारी कंट्री में तो आप लोग देख सकते हैं, अगर सिटी के अंदर जाएंगे दिल्ली के अंदर में आप लोगों को लाल किला और पता नहीं क्या क्या कुतुब मीनार वगैरह मतलब भरी पड़ी है कल्चर के पॉइंट ऑफ से, अगर आप लोग देख सकते हैं दिल्ली को। ठीक है, तो इस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट है कल्चर के पॉइंट ऑफ से, पर लेकिन हम जो है इसका पार्ट नहीं है, याद रखना ये हम इसका पार्ट नहीं है वर्ल्ड सिटी कल्चर का। पर हम लोग को इनवाइट किया गया इस साल, तो अरविंद केजरीवाल साहब यहां पर जा रहे हैं। लगभग 43 पार्टिसिपेटिंग मेंबर है इसके अंदर में। ये जो स्टैब्लिश किया गया था 2012 में स्टैब्लिश किया गया था, कहां पर, लंदन के अंदर में। ठीक है, 8 सिटी थी उस टाइम पर, आज के में 43 सिटी हो चुकी हैं। तो एनुअल समिट यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि यहां पर अनाउंस की जाती है इसकी वेबसाइट के ऊपर में। तो आज के दिन में लंदन जैसे हांगकांग हो गया, ये जो एम्स्टर्डम हो गया, ये कई सारी कंट्री कई सारी सिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, बड़ी बड़ी सिटी आप लोग नॉर्मली बोल सकते हैं। तो अब हमारी सिटी को यहां पर इनवाइट किया गया दिल्ली को, तो आगे देखने वाले टाइम में हम लोग को भी फायदा देखने को मिलेगा। जो रोल है वो क्या रोल है, एक तरीके से देखिए इंटेलिजेंस या एक तरीके से इंटेलिजेंस रिसर्च गैदरिंग की जाएगी कल्चर के मामले में। एक तरीके से जो फ्यूचर प्रोस्पेरिटी है उसको फोकस रखकर चला जाएगा। तो ये जो मैनेज किया जाता है ये ग्रेटर लंदन अथॉरिटी और लंदन म्युनिसिपल गवर्नमेंट के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। और वर्ल्ड सिटी जो कल्चर समिट है जिसके मेंबर हैं वो प्रोग्राम के थ्रू, इवेंट के थ्रू या फिर सिनॉप्सिस के थ्रू या रीजनल समिट के थ्रू, वर्कशॉप के थ्रू एक दूसरे के साथ में कनेक्ट रहने की कोशिश करते हैं और क्या क्या सॉल्यूशन किस किस प्रॉब्लम के निकाल सकते हैं कल्चर के पॉइंट ऑफ से, उनके ऊपर ध्यान देते हैं। अगर थीम की बात करूं यहां पर तो 2021 की जो थीम है ये द फ्यूचर ऑफ कल्चर, यानी कि कल्चर का फ्यूचर क्या है, कैसे उसको आगे लेकर चला जा सकता है। तो वर्ल्ड सिटी जो कल्चर रिपोर्ट है यहां पर ये वर्ल्ड सिटी कल्चर जो इंडिया है यानी कि हमारी कंट्री है दिल्ली जो है वो वैसे तो इसका पार्ट नहीं है, अगर बात करेंगे यहां पर इस पर्टिकुलर जो वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम का। ठीक है, पर लेकिन जो वर्ल्ड सिटी कल्चर रिपोर्ट है उसका हम लोग पार्ट है अब की बात। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो डेटाबेस जो है वो हमारे से रिलेटेड भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो फोरम है यहां पर ये हर 3 साल में ये डेटा डिटेल में इस तरीके से जो भी है वो पब्लिश करती है अक्रॉस द वर्ल्ड। और लास्ट टाइम 2018 में इसको पब्लिश किया गया था, तो अब की बार 2021 में पब्लिश किया जाएगा और इंडिया भी इसका पार्ट है। तो इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लैरिटी है, एक एक पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफेंस के बारे में बात की जा रही है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। यहां पर बात की जा रही है ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड के बारे में। लॉजिस्टिक क्या होता है, एक तरीके से सामान लाना ले जाना। मान लीजिए कोई आर्मी जवान है आज के डेट में जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहां पर खाना पीना दूध सामान जो भी है या फिर जो उनका सामान वैसा जो भी मतलब सारा सामान जो भी ले जा सकता है, तो लॉजिस्टिक देखने को मिलता है। हमारी कंट्री में आज के डेट में एक ज्वाइंट कमांड बनाई गई है जिसको हम लोग बोलते हैं आज के डेट में जो बिपिन रावत साहब के अंडर में है। ठीक है, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसको सीडीएस आप लोग बोलते हैं, तो ये नई पोस्ट बनाई गई है। ये क्या काम कर रही है, जैसे एयरफोर्स हो गया, आर्मी हो गया और नेवी हो गया, तो उन तीनों के ऊपर एक इनका चीफ बैठा दिया गया है। अब यहां पर इनके भी ऊपर, पहले यहां पर इनके अलग अलग चीफ हुआ करते थे, अब उन सबके ऊपर यहां पर एक नया पर्सन बैठा दिया गया। और पहले जो बने थे यहां पर कौन बने, बिपिन रावत साहब, तो पहले यही इंसान यहां पर ये चीफ पोस्ट पर बैठे हैं। तो अब
ये बोल रहे हैं कि यार देखो, अगर सामान लाना है, ले जाना है एयरफोर्स के लिए, आर्मी के लिए, नेवी के लिए, तो सबके लिए अलग अलग आर्म है सबके पास में। तो 3 आर्म फोर्स के लिए यहाँ पर सेपरेट लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस फैसिलिटी थी। तो अभी क्या काम किया जा रहा है, अभी ये काम किया जा रहा है कि आप लोगों को यहाँ पर साथ में मिलकर काम करना है, ठीक है। तो साथ में मिलकर क्या काम करना है, यानी कि एक ही फैसिलिटी वो यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी मिलकर सबके लिए। वो कैसे, वो यहां पर ऐसे रहेगा कि कंबाइंड फैसिलिटी यहां पर देखने को मिलेगी। ऐसे जैसे मॉल में जाते हैं, वहीं पर ही मूवी देख लिया, वहीं पर ही खाना खा लिया, वहीं पर ही एंटरटेनमेंट हो गया, ठीक है, तो वहीं पर ही सामान खरीद लिया। तो ऐसे यहां पर एक ब्रांच रहेगी और तीनों को सप्लाई करेगी, तो सिनर्जी भी रहेगी, कहां पर क्या क्या चीजें उसको भी ढंग से प्रोवाइड करा पाएंगे। तो ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड की बात यहां पर की जा रही है, जो लंबे समय से जिसकी डिमांड भी की जा रही थी। और ट्राई सर्विस के लिए इंटीग्रेशन रहेगा, तो आराम से सप्लाई भी यहां पर हो सकेगी। तो जैसे कि सेविंग हो सकेगी मैन पावर की, पता चला पहले कोई और कहीं काम कर रहा है, कोई और यहां पर काम कर रहा है, अब मिलकर काम किया जा सकेगा, ठीक है। इसी के साथ में इकोनॉमिक यूटिलिटी भी रहेगी यहां पर, यानी कि ज्यादा खर्चा नहीं करने पड़ेगा। तो फाइनेंशियल सेविंग भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो है इस डायरेक्शन में अभी ट्राई सर्विस के लिए इसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। तो इस तरीके से जो प्रोवाइड करेगी, जैसे कि जो स्मॉल आर्म एम्यूनिशन है वो प्रोवाइड कराना, राशन, फ्यूल या फिर जनरल स्टोर से रिलेटेड जो सामान है, जो सिविल हायर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, या इसी के साथ में एविएशन, क्लोथ या स्पेयर जो पार्ट है, इंजीनियरिंग सपोर्ट, वो सारी चीजें। तो ये अब लॉजिस्टिक जो है यहां पर ये मिलकर काम प्रोवाइड करा सकेगी। इसका नाम रखा गया है ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड, शॉर्ट फॉर्म में इसको JLNB आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर ये काम करेगी। इसी के साथ में यहां पर जो लीड सर्विस कॉन्सेप्ट है, एक तरीके से बोल सकते हैं ना कि चीजों को किस तरीके से आगे लेकर चलना है तीनों सर्विसेज के लिए। तो उसमें जैसे कि मुंबई में अभी बात करें तो ये नेवी सर्विस, नेवी के द्वारा, इसी के साथ में गुवाहाटी के द्वारा सर्विस, आर्मी के द्वारा, पोर्ट ब्लेयर में अंडमान निकोबार की जो ब्रांच है उसके द्वारा। तो यहां पर अभी इनको स्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। अभी जनवरी में ये ऑपरेशनल हो चुके हैं गुवाहाटी के अंदर, ठीक है। और इसी के साथ में यहां पर बोला ना गुवाहाटी में, और इसी के साथ में अंडमान निकोबार में। तो मुंबई में देखो अभी आने वाले टाइम में आप लोगों को ये स्टार्ट होती ही नजर आएगी। तो यहां से अभी स्टार्ट किया जा रहा है, आगे देखते हैं कैसे कैसे कहां पर इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, डिफेंस की अगर तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, तो माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। बात की जा रही है यहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। यहां पर काफी इंपोर्टेंट ये न्यूज़ में बात की जा रही है व्हीकल GVD के बारे में। तो मैंने बोला था ना कॉमन सेंस क्या बोला कि व्हीकल GVD बोला गया है। इसका मतलब है यहां पर गीगा टन ये वॉल्यूम डिटेक्टर, ठीक है। तो यहां पर नाम दे रखा है व्हीकल, तो इसी के नाम पर इसका लेक व्हीकल है। तो आप लोग देखते हैं, आप लोगों ने थोड़ा सा भी ज्योग्राफी में ध्यान से चीजें पढ़ी होगी तो इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे गहरी अगर कोई लेक आप लोगों से झील पूछे तो वो कौन सी है, तो ये व्हीकल लेक है। साइबेरिया का शब्द का कितनी बार आप लोगों ने नाम सुना है, कहां पर है, ये रसिया के अंदर है। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर यहीं से निकल के आ गए। तो रसिया के अंदर जो साइबेरिया वाला जो रीजन है वहां पर अभी व्हीकल GVD ये गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर लगाया जा रहा है। इसके अंदर यहां पर पानी के अंदर जो कि है न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, ठीक है। तो इसको बोला गया है व्हीकल GVD, ठीक है। तो न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है, रसिया के द्वारा लगाई जा रही है यहां पर। ये अगर एग्जैक्ट लोकेशन देखना चाहते हैं तो ये अपनी कंट्री होगी, यहां से ऊपर रसिया हो गया, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा मंगोलिया के जस्ट ऊपर, ठीक है। तो यहां पर ये इस तरीके से चांदनुमा आकृति की आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है, जैसे आधा चांद होता है। अगर बात की जाए यहां पर व्हीकल जो GVD यहां पर गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर, ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया था इसका 2016 में। तो बेसिकली मिशन ये है कि जो न्यूट्रिनो है या फिर इससे रिलेटेड जो भी इसके सोर्स है उसके बारे में पता लगाया जा सके। और ये वर्ल्ड में न्यूट्रिनो पर काम करने वाला जो न्यूट्रिनो डिटेक्टर को वर्ल्ड में तीसरा सबसे बड़ा है यहां पर। ये एक बड़ा यहां पर आइस क्यूब में देखने को मिलेगा साउथ पोल के पास में पृथ्वी के। एक यहां पर आप लोगों को यहां पर एंटेरीज, तो ये मेडिटेरेनियन वाले एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। अब तीसरा यहां पर हो गया व्हीकल के अंदर, जिसको व्हीकल GVD के नाम से पुकारा गया है। तो व्हीकल का नाम काफी आप लोगों ने सुन लिया, तो व्हीकल के बारे में समझ लेते हैं। जो व्हीकल जो लेक है यहां पर ये साइबेरिया रसिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये जो लेक है ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वॉल्यूम पानी के मामले में। रीजन क्या है, गहरी इतनी है, दुनिया भर का पानी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो पूरी पृथ्वी के ऊपर जो फ्रेश वाटर है उसका लगभग 22 से लेकर 23% पानी अकेला इस लेक में है, अकेली लोती में। मैक्सिमम जो इसकी गहराई है 1642 मीटर के करीब बोल सकते हैं, 5387 फुट आप लोग बोल सकते हैं, जो कि वर्ल्ड डीपेस्ट लेक की कैटेगरी में आती है। अगर वर्ल्ड में ओल्डेस्ट लेक के बारे में पूछा आप लोगों से तो 25 से 30 मिलियन साल पुरानी ये लेक मानी जाती है। 7th लार्जेस्ट है, देखिए गहराई में होगी, बहुत ज्यादा पानी है, पर लेकिन अगर ऐसे मेरे फैले हुई कितने एरिया में है यहाँ पर लार्जेस्ट, ठीक है। तो लार्जेस्ट में 7वें नंबर पर है यहाँ पर ये। और यूनेस्को के अंदर लेक व्हीकल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको नवाजा गया 1996 यानी कि 1996 में, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन बन सकता है ज्योग्राफी से रिलेटेड भी, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सारी चीजें आप लोग को बता दी। आगे बढ़ते हैं, बात की जा रही है यहां पर सर्वे के बारे में और रिपोर्ट के बारे में। तो यहां पर दो टर्म आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक तो यहां पर स्टिल बर्थ और दूसरा बोला गया मिसकैरेज।
तो मिस कैरेज का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ द बेबी बिफोर 20th वीक, यानी कि 5 हफ्ते वो 20th वीक, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोले यहां पर कि 5 महीने से पहले अगर यहां पर मिस कैरेज हो जाता है, यानी कि जो बेबी है एक तरीके से पेट में ही यहां पर एक तरीके से डेथ हो गई। कई बार ऐसी कंडीशन देखने को मिल जाती है, तो बहुत बुरी सिचुएशन यहां पर है। तो उनमें से एक सिचुएशन ये है। पर लेकिन अगर यहां पर स्टिल बर्थ है, ये यहां पर अगर 20 वीक के बाद में कई बार देखने को मिलता है कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती है, तो उसको स्टिल बर्थ की कैटेगरी में डाल देते हैं। वही कहते हैं बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, तो वो वाली बात करते हैं। तो स्टिल बर्थ और मिसकैरेज 2 टर्म यहां पर है जो यूज की जाती है। तो इस आर्टिकल को अब आप लोग समझिए। लांसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल, ये एक जर्नल है यहां पर, ये इसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसका नाम भी रखा गया है लांसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल। इसके द्वारा ये बोला गया कि कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से जो प्रेगनेंसी के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहे हैं फिलहाल में अभी, उसका इंपैक्ट क्या है? देखिए कई सारी कंट्री में इनके द्वारा चेक किया गया, जैसे कि 40 जो बेसिकली एनालाइज की गई स्टडी 17 कंट्री के अंदर, ब्राजील, मेक्सिको, यूएसए, कनाडा, यूके, डेनमार्क, नीदरलैंड, इटली, इंडिया, चाइना, नेपाल। तो देखा क्या गया? देखा ये गया कि फिलहाल जो है जो मैटरनल डेथ और स्टिल बर्थ देखने को मिल रही है, यानी कई सारी महिलाओं की भी डेथ हो रही है और कई सारे जो बच्चे हैं वो उनकी भी डेथ आप लोगों को देखने को मिल रही है पेट के अंदर ही। तो कंडीशन क्या बन रही है यहां पर? ये खराब कंडीशन यहां पर ये बन रही है। अगर आप लोग देखेगा तो 28% इंक्रीज हो गए यहां पर ओल्ड स्टिल बर्थ, यानी कि रीजन क्या रहा? देखिए सबसे बड़ा रीजन आप लोगों को बता देता हूं स्टार्टिंग में। देखिए होता क्या है नॉर्मली, एक तो डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं थी। ये होता ना कि एक्सरे करवाते रहना चाहिए, जो भी आप लोग ये जो भी चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। तो एक तरीके से कि हाँ पर्टिकुलर हर मंथ पे जिस तरीके से जो डॉक्टर देखते रहते हैं, गायनोकोलॉजी जो होती है, तो वहां पर चेकअप होता रहना चाहिए। पर लेकिन इसकी वजह से कोविड-19 की वजह से एक तो डॉक्टर ने ही देखना बंद कर दिया, दूसरा पेशेंट भी वहां पर नहीं जा पा रहे थे। तो इसकी वजह से ये एक स्टडी की गई है जिसकी वजह से यहां पर ये प्रॉब्लम निकलकर सामने आ रही है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब यहां पर ये है कि वो लोग जिनके पास में डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, उनके लिए नॉर्मली ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करें तो 28% यहां पर जो इंक्रीज हो गया यहां पर स्टिल बर्थ के अंदर में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और इसी के साथ में चाइल्ड बर्थ के टाइम पर कई सारी वुमेन की भी डेथ होती है यहां पर नजर आ रही है, ठीक है। 1/3 के करीब यहां पर ये बढ़ गया अलग अलग कंट्री में। कोविड-19 के चलते यहां पर ये अवॉइडेबल डेथ थी, हालांकि यानी कि ये वो डेथ थी जिनको रोका जा सकता था। मदर की भी डेथ और बेबीज की भी डेथ रोकी जा सकती थी अगर डॉक्टर की फैसिलिटी अच्छी होती है यहां पर। तो बिना डॉक्टर की फैसिलिटी के इस तरह की कंडीशन देखने को मिल रही है। अगर डॉक्टर टाइम पर मिल जाए या फिर उनके पास में पैसे हो डॉक्टर को दिखाने के, तो ये चीजें आसानी से रोकी जा सकती हैं। पर लेकिन ना तो डॉक्टर टाइम पे मिल रहा है और ना ही यहां पर पैसे हैं उनके पास में। तो ये 2 प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो यहां पर काफी जो मैटरनल डिप्रेशन भी देखने को मिल रहा है, यानी कि जो मदर है वो डिप्रेस्ड भी हो जा रही है इसकी वजह से कि घर में कंडीशन खराब हो रखी है। पता चला हस्बैंड था कमाने वाला, उसी की जॉब चली गई, पता चला कोविड-19 से घर में किसी की डेथ हो गई, तो बहुत सारी ऐसी दिक्कत देखने को मिली। तो मैक्सिमम जो डेथ निकल कर आ रही है यहां पर ये तो पुअर कंट्री है काफी लार्ज स्केल पर, ठीक है। पुअर कंट्री है जिसके चलते यहां पर, और जो मार्जिनलाइज है अक्रॉस द वेरियस जो सेटिंग आप लोग को देखने को मिलेंगे, यानी कि जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, यानी कि जैसे झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं उनके बारे में बात करें, गरीब लोग जो रहते हैं जिनके पास में रिक्शा वाला हो गया कोई, इस तरीके से पता चला आज रिक्शा चलाने का कहीं पे लॉकडाउन लगा था, रिक्शा कहीं पर चली नहीं, ठीक है, तो पैसा नहीं आया तो उसकी वजह से दिक्कत देखने को मिली। तो नेपाल के अंदर यहां पर हॉस्पिटल डिलीवरी डिक्रीज हो गई, उसकी वजह से लोगों की जान चली गई, ठीक है। यूके के अंदर 88% जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनकी जो डेथ हुई, ये फर्स्ट जो वेव थी पेंडेमिक उस टाइम पर देखने को मिली, ठीक है। और मैक्सिमम किन की डेथ हुई वो भी आप लोग देखते हैं जो ब्लैक थे और जो माइनॉरिटी थी, यानी कि वहां पर जो डिसएडवांटेज सेक्शन है ना, जिनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जाता है, वो वाले लोग थे। तो ये नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से जो गरीब तबका है सोसाइटी का, उसके ऊपर ये इंपैक्ट देखने को मिल रहा है कोविड-19 का। जिनके पास में पैसा है वो तो आराम से जाकर कहीं भी दिखा लेंगे, अच्छे डॉक्टर को दिखा लेंगे, सारी चीजें फिट रहेंगी, खाना पीना भी अच्छा रहेगा। पर लेकिन जिनको एक टाइम का खाना मिल रहा है दूसरे टाइम का पता नहीं, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उनकी प्रेगनेंसी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसके बारे में बात की जा रही है। ड्यूरिंग अगर बात करें यहां पर नेशनल लॉकडाउन 2020 में, अप्रैल से लेकर जून में 27% जो प्रेग्नेंट वुमेन है यहां पर, ये ठीक है, उनको यहां पर एंटीनेटल जो चेकअप नहीं हो पाए, जो स्टार्टिंग में बच्चे के पैदा होने से पहले जो चेकअप किया जाते हैं, तो उससे पता ही नहीं चल रहा है पेट में बच्चा कैसा है, ठीक है। पता चला कोई पहली दिक्कत हो चुकी है। 28% डिक्लाइन हो गया इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, घर पर या फिर कोई ऐसे इधर उधर जो घर पे गांव में दाई आती हैं कि बच्चे को जन्म दिला देते हैं, वो वाली कंडीशन देखने को मिल रही है। 22% जो डिक्लाइन हो गया, ये यहां पर बात की जा रही है प्री नेटल सर्विसेज में, यानी कि जो सर्विसेज होती है वो भी प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है, चेकअप प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है, सर्विस प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है, हॉस्पिटल में डिलीवरी नहीं हो रही है, तो कई सारे लोगों की जान जा रही है इसकी वजह से। तो कहीं ना कहीं हर एक लोग जिम्मेदार है, खासकर एक तो एडमिनिस्ट्रेशन, अगर वो इस तरीके के टाइम पर क्रिटिकल कंडीशन में जच्चा और बच्चा की ध्यान नहीं रख पा रहा है। दूसरा, कम से कम जिनके पास में पैसा नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, तो उनके लिए इन सर्विसेज को फ्री प्रोवाइड कराना चाहिए। तीसरा, डॉक्टर भी कई बार यहां पर कोताही बरतते हुए नजर आते हैं, हालांकि डॉक्टर कम ही करेंगे काम, पर लेकिन फिर भी एक बैलेंस अप्रोच लेकर यहां पर चलनी चाहिए थी। तो इसके बारे में यहां पर ये टोटल बात की जा रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर के बारे में यहां पर ये न्यूज है।
ये बात की जा रही है यहां पर पीएम कुसुम के बारे में। तो कुसुम की फुल फॉर्म आप लोग पहले याद रखिएगा, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर कृषि ऊर्जा, तो जो कि एक तरीके से कृषि यानी किसान की, यानी कि किसान ऊर्जा, ये बेसिकली बात की जाए सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, यानी कि गांव में जो किसान है उनकी कैसे हेल्प की जाए, तो उसके चलते ये स्कीम है। और काम क्या करती है ये स्कीम? काम करती है सोलर पावर प्लांट लगाने का, ताकि सोलर पावर पंप लगाए जा सके। पता चला एक खेत है वहां पर कोई बिजली के खंभे नहीं लगे हुए हैं और वहां पर किसी ने तार नहीं पहुंचाया अब तक, तो उस पर्टिकुलर एरिया में आप लोग क्या कर सकते हैं, सोलर पैनल लगा सकते हैं और फिर अपनी ट्यूबवेल स्टार्ट कर सकते हैं। अब बिजली आए बिजली भागे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे यहाँ सोलर पैनल लगे हुए हम तो इससे एंजॉय कर लेंगे। तो पीएम कुसुम स्कीम जो है किसकी मिनिस्ट्री के अंडर में है, कौन सी मिनिस्ट्री के? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में आती है, पहली बात। दूसरा, सपोर्ट करती है यहां पर ये ऑफ ग्रिड जो सोलर पंप है उनको बेसिकली सपोर्ट करती है इंस्टॉल करने के लिए, ताकि जो गांव वाले एरिया की जो डिपेंडेंसी यहां पर एक तरीके से उसको रिड्यूस किया जा सके ग्रिड के ऊपर, यानी कि अपने आप कहीं सोलर पंप लगा लिया और अपनी बिजली को एंजॉय करो। तो कैबिनेट के द्वारा यहां पर कैबिनेट जो कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर 2019 में अप्रूव किया गया था कि ऐसी कोई स्कीम होनी चाहिए ताकि वाटर सिक्योरिटी जो है, पानी की जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड कराया जा सके। आप लोग ये समझिए बहुत सारे किसान हमारी कंट्री में इसलिए डेथ हो जाती है उनकी, क्योंकि उनके पास में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या फिर उनके पास में जो सिक्योरिटी नहीं है, खासकर इरिगेशन की, खेत में पानी नहीं पहुंचा, खेत सूख गया, बर्बाद हो गया, तो इसको रोकने की कोशिश की जाती है। तो बोला जा रहा है कि 20 लाख के करीब जो फार्मर हैं वो इसके अंदर लाए जा रहे हैं। एम क्या है बेसिकली, ताकि असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जा सके। 15 लाख के करीब और यहाँ पर जो फार्मर है उनको यहाँ पर जो बेसिकली सोलराइज ये ग्रिड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। और इससे क्या होगा, जो बैरन यानी कि जो बंजर लैंड है वहां पर, उसमें भी आप लोग अगर यहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटी अलाउ कर देते हैं तो वहां से काफी फायदा देखने को मिलेगा। पीएम कुसुम के 3 कंपोनेंट हैं। पहले तो 10,000 मेगावाट के पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं। दूसरे कंपोनेंट में स्टैंड, यहां पर बात की जा रही है स्टैंड लोन, ये सोलर पावर, यानी कि कहीं पर एक खेत में इस तरीके से सोलर पावर लगा दिया पंप और वहां से आराम से आप लोग इसको आराम से एंजॉय करो। तीसरे बोला गया कि ग्रिड के साथ में कनेक्ट कर दिया 1.5 मिलियन के लिए, तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस कर ली है इन सोलर पैनल की हेल्प से, तो आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी खुद तो आप लोग यूज कर ही रहे हैं, दूसरों को भी बेच सकते हैं आप लोग यहां पर इसको। तो इस तरीके से डबल फायदा यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो किसानों का काफी सारा फायदा होगा। तो आप लोगों से ये पॉइंट मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, कुछ लिखने के लिए आ जाता है ना, तो ये आप लोग पॉइंट यूज कर सकते हैं। आखिर फायदा क्या क्या होगा इससे? एक तो जो बिजली की कंपनी है वो रोती रहती है कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में बिजली प्रोवाइड करानी है, पर वहां से उनका रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, उनके ऊपर बर्डन पड़ता है, उनके ऊपर बर्डन कम हो जाएगा। दूसरा, डिसेंट्रलाइज किया जाएगा सोलर पावर प्रोडक्शन को, तो रिड्यूस किया जाएगा ट्रांसमिशन। मतलब क्या है, तार लगा दी यहां से मान लीजिए बिजली पहुंचानी है कोई यहां पर 300 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है। अब वहां पर ये बिजली जाएगी तो तारों में भी यहां पर ट्रांसमिशन लॉस होता है काफी ज्यादा जब बिजली चलती है, तो वो भी आप लोग खत्म कर पाएंगे, क्योंकि सोलर पैनल तो जहां लगाया झंडा लगाया और अपना गाड़ दिया, वही हो गया ना बिल्कुल एक तरीके से। इसी के साथ में सब्सिडी जो है गवर्नमेंट को जो प्रोवाइड करानी पड़ती है, गवर्नमेंट का भी पीछा छुड़ेगा इससे, वो सब्सिडी यानी कि छूट प्रोवाइड करानी पड़ती है बिजली के उस पर, ठीक है। इसी के साथ में सरप्लस पावर जो है वो बेच पाएंगे अपनी, तो किसानों की इनकम भी आप लोगों को बढ़ती नजर आएगी। फार्मर की सिक्योरिटी बढ़ेगी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से, ठीक है, जो दोनों तरीके से ग्रिड कनेक्टेड ऑफ ग्रिड दोनों तरीके से फायदा होगा यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में सबसे बड़ी बात, पोल्यूशन फ्री यहाँ पर है, वरना डीजल वगैरह यूज किए जाते हैं, इंजन चलाए जाते हैं, तो एक तरीके से इसीलिए बोला गया कि आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात यहां पर बोली गई है। तो इस तरीके से आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एजुकेशन के बारे में। ये बात की जा रही है एनसीटीई वेब पोर्टल के बारे में। तो पहले तो आप लोग समझिए यहां पर ये है क्या, फिर उसके बारे में हम लोग जान पाएंगे। बेसिकली हमारी कंट्री में अभी यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है माई एनईपी क्या यहां पर, ये एनईपी यहां पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया एनसीटीई वेब पोर्टल, ठीक है। तो पहले आप लोग ये समझिए, इसको बोलते हैं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीटीई, ठीक है। तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, तो विनीत जोशी आज के डेट में यहां पर इसके चेयरपर्सन है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ जो हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंडर में आती है। तो विकिपीडिया अब तक अपडेट नहीं हुआ, इसको ये नहीं पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन चुकी है अब यहाँ पर ये, ठीक है। तो पुराना ही नाम यहाँ पर जब रैप तक बैठा हुआ, चलिए कोई नहीं, भूल गए होंगे बेचारे, हमको पता होना चाहिए कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में आता है एनसीटीई। तो ये जो वेब पोर्टल है, इसमें यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इन्वाइट किए जा रहे हैं सजेशन स्टेक होल्डर के, कि किस तरीके से नेशनल जो प्रोफेशनल जो स्टैंडर्ड हम लोग टीचर के बना सकते हैं, किस तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं प्रोग्राम के। तो 1 अप्रैल से लेकर 15 मई तक
तक का यहाँ पर ऑपरेशनल फॉर्म दिया गया है, जिसमें एक्सपर्ट कमेटी क्या करेगी, इस ड्यूरेशन में जो भी कंसल्ट करेगा इस पीरियड में उसको देखेगी और फाइनली ड्राफ्ट तैयार करेगी। यानी कि पहले तो पूछेगी, जैसे मैं पूछूं ना कि आप लोगों को इस वीडियो के अंदर क्या क्या नया चाहिए, आप लोग वो बताइए। इसके बाद में फिर जो जो आप लोगों ने नया बताया उसमें से कितना मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूं, यानी कि जो सबके काम आ जाए। पता चला कोई पर्टिकुलर बंदा अपने लिए लिख रहा है कि सर मुझे तो ये समझ में नहीं आया, मेरे लिए एक अलग से पूरा वीडियो बना दो इसके ऊपर, ठीक है। तो वो वाली चीजें पॉसिबल कम हो पाती है, पर लेकिन कई सारे बच्चों ने लिख दिया कि हाँ सर ये दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो फिर उसमें सोचना पड़ता है, ठीक है, कि हाँ यार इसके ऊपर ये किया जा सकता है। बहुत सारों की प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिविजुअल की तो प्रॉब्लम ये भी हो सकती है ना, पता चला उसको स्टार्टिंग का बेसिक ही नहीं पता है बिल्कुल भी, ठीक है, तो उसको और तरीके से समझाना पड़ेगा। पर लेकिन अगर जो रेगुलर सुन रहे हैं तो उनका एक बेस बन चुका है, तो उनको एक अलग तरीके से देखा जाता है, तो ऐसे आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो समझ पाएंगे क्या सही है और क्या गलत है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन 1993 में इसको एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, बेसिकली एक्ट के थ्रू। आगे बनी कब यहाँ पर 1995 में, यानी कि एक्ट तो ये था और बनी फिर स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है, जब पार्लियामेंट में कोई एक्ट पास करके आप लोग कोई बॉडी बनाते हैं, ठीक है। एम यही है कि कैसे स्टैंडर्ड जो बेसिकली प्रोसीजर होना चाहिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम का, ये है इसका बेसिक तरीका, ठीक है। तो बेसिक चीजें हैं, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में याद रखेगा, हमारी कंट्री में तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। और एजुकेशन कहां पर आता है ये भी याद रखेगा, ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है हमारे संविधान में। 42वें संविधान संशोधन किया गया था 1976 में। उससे पहले ये जो सब्जेक्ट था ये कहां पर आता था, ये स्टेट के अंदर आता था। इंदिरा गांधी जी ने इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया, तो फायदा क्या हुआ, अब सेंटर भी लो बना सकता है, स्टेट भी लो बना सकते हैं, दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेशनल जो न्यूज है इसके बारे में बात करते हैं। बात की जा रही है यहां पर ECLGS के बारे में। ECLGS के यहां पर 3 लाख करोड़ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर बेसिकली ये 30 जून को लॉन्च किया गया था। क्रेडिट जो गारंटी लाइन गारंटी स्कीम है यहां पर, ये इसके बारे में आप लोगों से बात करूं तो बेसिक फंडा यहां पर ये है कि आप लोग देखेगा कि मई 2020 में यहां पर इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। मई 2020 जिस टाइम पर कोविड-19 चल रहा था, तो सेंट्रल आत्मनिर्भर भारत पैकेज के बारे में बात करें तो कोविड जो 19 क्राइसिस के टाइम पर इसको लॉन्च किया गया, तो उसके चलते कंडीशन क्या बनी, कंडीशन अब यहां पर ये बन गई कि जब दिक्कत आ रही तब स्कीम लॉन्च की गई, तो अब उसके हिसाब से हम लोग आगे काम लेकर चल पाएंगे। तो यानी कि जब हमारी कंट्री में लॉकडाउन चल रहा था, लोगों के हाथ में पैसा नहीं था, तो किस तरीके से चीजों को सुधारना है, तो उसके ऊपर पूरा फोकस देकर इनके द्वारा चला गया, ताकि जो स्मॉल छोटे छोटे जो बिजनेस वाले हैं ना, उनका फायदा, नेशनल लेवल पर लॉकडाउन लग गया तो उनकी कमर टूट गई, कोई जॉब करने वाला है उनके पास में सपोर्ट प्रोवाइड देने वाला कोई नहीं है, तो इस तरीके से। तो यहां पर जो ECLGS ये पहले 1 देखने को मिली, फिर 2 देखने को मिली, फिर 3 देखने को मिली, तो इस तरीके से आप लोग ये स्कीम यहां पर देख सकते हैं। तो इनका बेसिक पर्पज क्या था, बेसिक तो है कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यहां पर इनको बोला गया। 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया। पहले वाली लॉन्च की गई, इसमें किस तरीके से कोलेटरल फ्री एडिशनल क्रेडिट आप लोगों को देने हैं, यानी कि सामने वाले से कुछ लेना नहीं है कि मैं तुझे लोन दूंगा उसके बदले तुझे मुझे ये देना है। दूसरा यहां पर 2 लॉन्च किया गया, इसमें 26 जो स्टेट सेक्टर हैं उनके बारे में बात की गई, इनको ऐड किया गया जो अलग अलग एरिया में और बेकार सेक्टर पड़े थे। कामत कमेटी थी यहां पर जिसके द्वारा रिकमेंड किए गए। और तीसरा जो एरिया था यहां पर ये हॉस्पिटैलिटी, जैसे ये बेसिकली हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, बेसिकली से ये नहीं होते रेस्टोरेंट वगैरह या फिर आप लोग जो होटल वगैरह, तो ट्रेवल टूरिज्म इंडस्ट्री, लीजर या स्पोर्टिंग जो सेक्टर है उनको भी इनके अंदर इंक्लूड किया गया। तो इस सारे एरिया में जहां पर भी दिक्कत थी वहां पर सबको इंक्लूड करके यहां पर चला गया, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखेगा। इसको सपोर्ट कौन प्रोवाइड करा था, तो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी जो थी वो यहां पर बेसिकली इसके लिए काम कर रही थी। तो नेशनल क्रेडिट जो ट्रस्ट गारंटी प्रोवाइडर थे यहां पर, ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को यहां पर ये गारंटर यहां पर बने हुए, ठीक है। तो ये थी ये वाली न्यूज, ओके। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया, क्विज अटेम्प्ट कर जरूर जाया कीजिए, ठीक है। और मॉर्निंग में कई सारे बच्चे और अच्छे से उठने स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरीके से लेक्चर देखते हो, अच्छा मॉर्निंग में अपना काम निपटा लेते हो, पूरे दिन फिर आप लोग अपना फ्री रहो, मॉर्निंग में आप लोग की कई सारी चीजें कवर हो जाती हैं, तो इस तरीके से अपना टाइम टेबल फिर फॉलो कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर ये बेसिकली एक कोटेशन देखी, उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट डे के बारे में जाना जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, इसी के साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जान ली। तो शॉर्ट न्यूज हम लोगों ने देखी। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने इंटरनेशनल न्यूज देखी जिसमें ऑयल प्राइस के बारे में बात की, ठीक है। नेशनल न्यूज के बारे में बात की जिसमें हम लोगों ने ECLGS के बारे में हम लोगों ने बात की। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की स्टेट के बारे में, तो यहाँ पर हम लोगों ने वर्ल्ड सिटी कल्चर के बारे में बात की। नेक्स्ट हम लोगों ने डिफेंस के बारे में बात की, तो यहाँ पर हम लोगों ने लॉजिस्टिक के बारे में बात की। नेक्स्ट हम लोगों ने साइंस एंड टेक के बारे में बात की, तो हम लोगों ने यहाँ पर व्हीकल लेक और ये सब चीजें समझी, लोकेशन भी समझी, एक मैप बेस्ड क्वेश्चन बन गया आप लोगों का। सर्वे के बारे में बात की, तो यहाँ पर हम लोगों ने लैंडसेट जो हेल्थ से रिलेटेड बात देखी, जच्चा और बच्चा की हेल्थ के बारे में। एग्रीकल्चर के बारे में PM कुसुम के बारे में जाना हम लोगों ने। इसी के साथ में नेक्स्ट जो न्यूज थी यहाँ पर ये एजुकेशन के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर ये पोर्टल के बारे में जाना। तो इस तरीके से टकटकी लगाकर आप लोगों ने देखा इसको। अब यहाँ पर क्विज है आप लोगों के सामने, ठीक है।
इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। क्विज के बारे में बात की जा रही है, वर्ल्ड हेल्थ डे, थीम आप लोगों को बतानी है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है जो प्राइम मिनिस्टर योगा अवार्ड दिए जाते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर आर्मी के द्वारा डाउन कर दी गई है फार्म फैसिलिटी, सबसे पहले कहाँ लॉन्च की गई थी, ECLGS क्या है इसके बारे में बताइए। बेसिकली ये स्कीम है, किसके अंडर इसको लॉन्च किया गया। इसी के साथ में वर्ल्ड सिटी फोरम में कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमको, थीम क्या है इसकी, साइंटिस्ट किस कंट्री के जिसके द्वारा बाइकल GVD यहाँ पर ये स्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। ये लेक है यहाँ पर, इसका नाम आप लोगों को बताना है, साइबेरिया वाले रीजन के अंदर में। ये 2 टर्म आप लोगों से पूछी गई प्रेगनेंसी से रिलेटेड, जो इसके बारे में बताइए। PM कुसुम किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये बताइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आप लोगों के। आइए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिवीजन क्विज देखते हैं, ठीक है। ये लास्ट डे का है जिसको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। पटना कौन सी रिवर के किनारे पर है ये आप लोगों को बताना है, और दिल्ली कौन सी रिवर के किनारे पर है, पटना वालों को बताना था, ठीक है। पटना वालों को नहीं देना था ये आंसर। रिलीज की गई यहाँ पर रिपोर्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया हेल्थ सेक्टर, किसके द्वारा रिलीज की गई, नेशनल जल जीवन मिशन के बारे में बात की थी। तो एक ट्रस्ट है यहाँ पर जो मिलकर काम कर रही है, उनके नाम आप लोग को बताना है। कौन सा आर्टिकल यहाँ पर ऑटोनोमस स्टेट के बारे में बात करते हैं, आसाम के अंदर में, ये बताना है। रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, जिसको बिम्स्टेक बोलते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये कौन से नंबर की मीटिंग यहाँ पर अटेंड की गई। बिम्स्टेक का जो सेंटर है वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में किसके द्वारा होस्ट किया जा रहा है। रिपोर्ट जो है यहाँ पर इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे एशिया पैसिफिक 2021 यहाँ पर ये आप लोगों को बताना है किसके द्वारा रिलीज की जाती है, जिसका नाम है UNESCAP। तो फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR NGO कब स्टैब्लिश की गई, कहां पर स्टैब्लिश की गई। कौन सा केस है जो कि यहाँ पर ये बोलता है पॉलिटिकल पार्टी को कि अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट इसने उल्टी सीधी हरकतें कर रखी हैं तो उसका नाम आप लोग पब्लिश करो। तो ये इंपॉर्टेंट केस है जिसके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। आंसर देख लेते हैं, अपना स्कोर जरूर बताना, ठीक है। रिवर गंगा है यहाँ पर, कहां पर, ये बेसिकली आप लोगों को पटना सिटी जो रिवर गंगा किनारे पर देखने को मिलेगी, और दिल्ली जो है वो यमुना के किनारे पर है, ठीक है। नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है हेल्थ केयर के सेक्टर में। नेशनल जल जीवन मिशन में यहाँ पर टाटा कम्युनिटी इनिशिएटिव ट्रस्ट और टाटा जो ट्रस्ट इनके द्वारा काम किया जा रहा है मिलकर। आर्टिकल 244 ऑटोनोमस रीजन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और ये ऐड किया गया था 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि 22वां संविधान में संशोधन करके। इसी के साथ में 17th बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल जो यहाँ पर ये इनिशिएटिव जो है यहाँ पर इसके बारे में याद रखेगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक बोलते हैं इसको। इसका ढक्कन खोला गया था ढाका में, मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। कब खोला गया था ये आप लोग बताइए। बिम्स्टेक का जो यहाँ पर वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में बात करें तो इंडिया यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलेगा सेंटर। इसी के साथ में यहाँ पर जो इकोनॉमिक एंड द सोसाइटी सर्वे एशिया एंड पैसिफिक 2021 इसके बारे में बात की थी इकोनॉमी के बारे में, तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक इसके द्वारा ये रिलीज किया गया है। ADR NGO जो है 1999 में न्यू दिल्ली में स्टैब्लिश की गई। पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस था, जिसमें यहाँ पर बात की गई थी कि किस किस का क्या क्या पेंडिंग केस है क्रिमिनल चार्ज, वो आप लोग को बताने हैं। तो ये था आज का हमारा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो यहाँ से PDF जाकर डाउनलोड कर लेना ताकि आप लोग अपना रिवीजन करते रहें। और यहाँ पर भी मेरे साथ आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल है यहाँ पर। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक का बिल्कुल यूज नहीं करना है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।